हेलो एंड वेलकम। टुडे और टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कंटिन्यू अपन लास्ट वीडियो से कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए जो एक्सेप्शन है वो आज अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड, आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है, पुट होता है, तो आपको क्या करना है, उसके जो सारे फैक्टर है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, जो फैक्टर कल के वीडियो में अपन ने देखे थे। ठीक है, ओनली साइज के अकॉर्डिंग आपको कंसीडर नहीं करना कि जिसका साइज छोटा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं एग्जांपल बेरिलियम एंड बोरॉन। ठीक है, इन एक्सेप्शन में से नीट में से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना, नीट का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बेरिलियम और बोरॉन में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी और क्यों होगी। अगर अपन साइज की बात करें तो बेरिलियम और बोरॉन, बोरॉन क्या है, बेरिलियम के बिल्कुल थोड़ा लेफ्ट में है, मतलब ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है बेरिलियम और बोरॉन क्या राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो बेरिलियम से बोरॉन क्या राइट हैंड साइड है, मतलब। और अपन क्या देखते हैं कि जब लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, देन एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज तब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना है। ये बेरिलियम, ये बोरॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम है 4 और बोरॉन है 5। ठीक है, तो ये क्या है, बोरॉन। अभी बेरिलियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पर 1s2 2s2 और ये 1s2 2s2 और 2p1। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स। अब देखिए इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की ये बात कर रहा है। ठीक है बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा इसमें बेरिलियम में और इसमें निकलेगा यहाँ से पी से। एस में इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये एस मान लेते हैं 2s2 और पी में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी बोरॉन की, और बेरिलियम की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, क्यों होगी वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होगी, बेरिलियम की ज़्यादा और बोरॉन की कम। देखो दो रीज़न है बेरिलियम में, एक तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो एस ऑर्बिटल से निकल रहा है, और मैंने आपको कल बताया था कि एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, भेदन प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, वहाँ ज़्यादा होगी। और अगर अपन बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन में जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ कम लगेगी। तो क्योंकि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी में से निकल रहा है बेटा, पी ऑर्बिटल में, तो पी ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, कम है। किससे कम है, बेरिलियम से कम है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका क्या होगा, कम होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होगा मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इसकी कम होगी। एक तो रीज़न ये हो गया। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। एंड second reason is that in s orbital there is paired electron are present. ठीक है, and in the case of boron in p orbital 2p orbital there is unpaired electron are present. Due to this, if we remove electron from paired electron, then required energy is high, and when we remove unpaired electron then required energy is low. ठीक है, ड्यू टू दिस बेरिलियम हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड बोरॉन हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए
इट मीन्स बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किससे ज़्यादा बेटा, बोरोन से ज़्यादा है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी या कम होगी और क्यों होगी, ये क्वेश्चन पुट होता है। वो रीज़न आपसे पूछेगा या डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सोडियम और मैग्नीशियम में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी, क्यों कम होगी। तो एक बार सोचकर देखिए कि सोडियम और मैग्नीशियम में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, सोडियम की ज़्यादा होगी या मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से अब अपन सॉल्व करेंगे देखते हैं। सोडियम एंड मैग्नीशियम में से देखिए, सोडियम और क्या, मैग्नीशियम। सोडियम है 11 पे और मैग्नीशियम है 12 पर। अगर सिंपली देखा जाए तो सोडियम का जो एटॉमिक साइज है वो क्या मैग्नीशियम से बड़ा है। अगर अपन साइज के अकॉर्डिंग ओनली सॉल्व करें तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, बट अपन को फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करनी है। तो इसके लिए अपन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 and second 1s2 2s2 2p6 and 3s2। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी सोडियम और मैग्नीशियम के लिए। कैसे चेक करते देखते हैं। देखिए, सोडियम में जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3 है, मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3 है, और दोनों का जो सब शेल है एस है, और एस ऑर्बिटल में सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन एस में कैसे रहेगा, अनपेयर्ड, और इसमें कैसा रहेगा, पेयर्ड। अब देखिए, अब पेनेट्रेशन इफेक्ट तो दोनों में सेम है क्योंकि दोनों ही एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सोडियम में, वो इलेक्ट्रॉन कैसा निकल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा। कैसा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मैग्नीशियम में से वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर अपन बात करें ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ये ऐसे से निकाला, इसका मतलब सोडियम की कम होगी और मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, अब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अपन बात करते हैं। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अपन निकाल चुके हैं, सेकंड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ 1 रह गया। अब यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बेटा पी में से निकलेगा, और यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एस में से निकलेगा।
अब अगर अपन बात करें देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट की, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट H का ज़्यादा होगा, लेकिन ये सेम शेल नहीं बेटा, ये शेल क्या है सेकेंड है, तो इस पर तो ऑलरेडी अट्रैक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा, और इस पर अट्रैक्शन थोड़ा क्या होगा कम होगा। न्यूक्लियस अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इससे 2p6 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सोडियम की ज़्यादा होगी सेकेंड आयनाइजेशन, और मैग्नीशियम की हो जाएगी कम। सोडियम की ज़्यादा क्यों होगी, मैग्नीशियम की कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि सोडियम में से अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो पेयर्ड कंडीशन में है, और मैग्नीशियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो अनपेयर्ड कंडीशन में से है। तो पेयर कंडीशन में से, मतलब पेयर स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए बेटा, सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है एल्युमिनियम और गैलियम, ठीक है, एल्युमिनियम और गैलियम में से बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ग्रुप इसकी बेटा 13 की बात कर रहे हैं, जो ऐसे होता है। ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो यहाँ भी एक्सेप्शन अपन को देखने को मिलता है एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में। तो एल्युमिनियम से गैलियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए गैलियम की एटॉमिक रेडियस, बट गैलियम की जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियस है, वो क्या हो जाती है थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस में भी मतलब ये क्या है एक्सेप्शन है, कम क्यों हो जाती है, इसका रीज़न क्या है देखिए, ये होता 13 और ये होता 31, इन दोनों के बीच की अगर अपन बात करें तो यहाँ क्या रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लाइज बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम। और ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसकी कौन सी सीरीज आती है 21 से 30 तक, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है। तो उसमें होता क्या है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है वीक होता है, ठीक है ना, वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। और जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इस दोनों के बीच में लाइज होते हैं, इन दोनों के बीच में आते हैं, तो जो उनके वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूक्लियस इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियस इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। और इस न्यूक्लियस इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से जो गैलियम की एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अपन बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस कम होगी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी ज़्यादा होगी, और एटॉमिक रेडियस क्या होगी ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी कम। इस तरीके से अपन देखते हैं कि गैलियम की एटॉमिक रेडियस क्या होगी कम हो गई, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब आगे भी एक्सेप्शन है, फिर अपन एक ऑर्डर देंगे, उसे आपको क्या करना है अरेंज करना है, नोट कर लीजिए इसे। रीजन क्या है, ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट
आर प्रेजेंट बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम और बिफोर गैलियम एलिमेंट्स लाइज in between 21 to 30. First transition series elements are present at this site. ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो साइज क्या है, नाइट्रोजन का स्मॉल है, सॉरी साइज किसका स्मॉल होगा, ऑक्सीजन का। किसके कंपेयर, नाइट्रोजन के कंपेयर। तो एटॉमिक साइज ऑक्सीजन का कम होगा, तो इसका मतलब अट्रैक्शन, न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। दूसरी बात, लेकिन जो ऐसा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होगी मतलब ऐसा होना चाहिए, बट रियल में होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, वही अपन को इसका भी आंसर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। जहाँ पर इसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का क्या होगा, सभी को पता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है। अब नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में जो p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बात और ध्यान रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर इफेक्टिव में, कि जो फुलफिल और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से जब अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। हाफ फील्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स आर, हाफ फील्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल compared to any other orbital, and ionization enthalpy for this type of orbitals is high compared to any other orbital। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो बेटा किसकी, नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी, चाहे साइज उसका बड़ा है, बट नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके कंपेयर, बोलिए किसके कंपेयर ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन के कंपेयर, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। अगर अपन बात करें सेकंड पीरियड की, दूसरे आवर्त की, तो उसे अगर अपने को अरेंज करना है, ठीक है, इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स यहाँ कर देंगे, उसे अपने को अरेंज करना है। ठीक है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इनर्ट गैसेज हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। क्यों होती है भाई, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, वो पेयर है तो उसकी हाई होगी, और जो बाकी अदर अनादर जो इनर्ट गैसेज हैं उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना।
स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस के, पता ही आप लोगों को, क्योंकि इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जो इनर्ट गैसेज होती हैं ना तो उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनर्ट गैसेज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जो अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उनकी क्या होगी, ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब नेगेटिव होगी। और एटॉमिक रेडियस उनकी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें वान डर वाल रेडियस को काउंट किया जाता है, जो एटॉमिक रेडियस से बड़ी होती है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, सेकंड पीरियड की, दूसरे आवर्त की। ठीक है, तो दूसरे आवर्त के कुछ एलिमेंट में यहाँ लिख रहा हूँ, अपन उन्हें फिर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियोन भी लिख सकते हो, जैसे आता फ्लोरीन तक है। ठीक है, देखो, हाँ, देखिए बेरिलियम और बोरोन में से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बोरोन की कम हो जाएगी, बेरिलियम की ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हुई गया, अपन ने करा ही था अभी। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख के पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेनिट्रेशन इफेक्ट। फिर उसके बाद कार्बन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम हो जाती है, तो इसे यहाँ लिख देंगे। फिर नाइट्रोजन की होती क्यों होती है, और रीजन भी अपन ने देख लिया है। ठीक है ना। और फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगी फ्लोरीन। और अगर इनर्ट गैस नियोन लिखा रहा है तो नियोन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, किसका, सेकंड ग्रेड के कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। लेकिन जब भी कोई भी क्वेश्चन अराइज हो तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है जो एलिमेंट्स गिवन हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या फाइंड आउट कर पाएंगे कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर इसमें इफेक्टिव है। तो फैक्टर अपने को पता चल जाता है, तो उसके बेस पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, तो ये क्लियर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी। और इसके जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो ये नीट में आए हुए क्वेश्चन थे कुछ। और इसके बाद जो अपन करेंगे टॉपिक वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो अपन वैल्यू कब कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड होने पर। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, और उसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके देखिएगा। जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुके हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी आप सोल्व कर पाते हैं, और आगे भी अपन कंटिन्यू सोल्व करते रहेंगे। पहले नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ये चैप्टर अपना
फिनिश हो जाएगा और टाइम रहता है तो फिर नीट के क्वेश्चन और पर्टिकुलर एक पूरी क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट अपना आधे से ज़्यादा चैप्टर हो गया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, पीरियोडिकसिटी मतलब इसके जो गुणधर्म अभी अपन ने 2-3 पढ़े हैं उससे रिलेटेड, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गई, आयोनिक रेडियस हो गई। ठीक है, और ये आयोनिक रेडियस के बाद ये अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। ठीक है, इसके भी बहुत सारे फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग कई क्वेश्चन आते हैं उससे। और फिर एक दो प्रॉपर्टीज और रह गई तो उसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, रोज़ाना अपना टाइम अरेंज करके, टाइम मैनेज करके अपनी स्टडी को फोकस कीजिए और अच्छे से करिए। एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कवर करिए और क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर के सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।